नदी किनारे मिली अनजान लड़की। कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि नदी में डूबती हुई एक लड़की को मैंने बचाकर उसे अपने रूम पर लेकर आया। ठंड से कांप रही थी तो उसके शरीर को गर्म किया। अब आगे तुम फिर से बीमार पड़ जाओ इसलिए नहीं बचाया है। अभी आराम करो, सुबह इस बारे में आगे बात करेंगे। तो वो बोली कि आप यहां से मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, अपने लिए कंबल ला रहा हूं, नहीं तो रात को मेरी कुल्फी जम जाएगी। उसने कहा कि आप मेरे साथ बिस्तर में सो सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, तुम अकेली सो, मैं अपने लिए कुछ प्रबंध करता हूं। मैं अंदर से एक मोटा गद्दा लेकर आया और उसे बेड के बगल में बिछा दिया और उस पर चद्दर डालकर 2 कंबल डाल दिए। कमरे में हीटर तो चल ही रहा था। मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं गद्दे पर लेट गया और अपने ऊपर दोनों कंबल डाल लिए। इससे मेरे शरीर को भी आराम मिला। घर पूरी तरह से बंद था, कमरे का दरवाजा भी बंद था। मैंने उससे कहा कि अगर उसके शरीर में दर्द हो तो क्या मैं उसे कोई दवा दूं? उसने कहा कि दर्द नहीं है। फिर मैंने पूछा कि बुखार तो नहीं लग रहा, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता चल रहा। इस पर मैं अपने बिस्तर से निकला और मैंने उसके माथे को छूकर देखा, फिर उसकी कलाई पकड़ के देखा कि बुखार तो नहीं आ रहा। बुखार तो नहीं था। मुझे चैन मिला। मैंने कहा बुखार तो नहीं है, सो जाओ। आपके बारे में कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेगे? नहीं तो पूछो, आप यहां अकेले में क्यों रहते हैं? शहर के शोर और भीड़ से बचने के लिए यहां पर आया हूं। लगता है कि आप भी परेशानी से बचने के लिए यहां पर है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तुम बताओ, तुम यहां की तो नहीं लगती। मैं भी नीचे से हूं। कुछ दिनों के लिए यहां पर शांति पाने के लिए आई थी। ऐसा क्या हुआ कि जान देने की जरूरत पड़ गई? अपने मन से आज हार गई थी और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। क्या बात थी? जिसको जान मानती थी उसने धोखा दे दिया था। मेरी दोस्त के साथ चला गया। तुम तो जिंदा हो, फिर वो तुम्हारी जान कैसे हुआ? उस समय कोई बताने वाला नहीं था। अब सब सोचकर अपने पर गुस्सा आ रहा है। उस समय तो लग रहा था कि शायद जान देने से ही मुक्ति मिलेगी। वो तो चला गया, फिर तुम्हारे मरने से उसे क्या सजा मिलती? सही है, लेकिन आप समझ नहीं सकते। नहीं भाई, हम तो तुम्हारी उम्र से गुजरे नहीं है। ना हमने प्यार किया है, ना ही प्यार में धोखा खाया है। एक गया तो दूसरा मिल जाता। कोई इतना जरूरी कैसे हो गया कि उसके जाने पर अपनी जान दे दो? हाँ, गलती हो गई थी। आप जैसा कोई सलाह देने वाला होता तो ऐसा कदम नहीं उठाती। उसके पीछे अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। उनको मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है। सब अपने में मस्त है। आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी को समझने के लिए तुम अभी छोटी हो। नहीं बताना चाहते तो ना बताए। कुछ खास नहीं है, मैंने भी धोखा खाया है, इसलिए जीवन से मन उब गया था। सब कुछ छोड़कर यहां के एकांत में अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप और मैं एक ही नाव के सवार हैं। अपनी उम्र से बड़ी बात करती हो। आप और मैं दोस्त बन सकते हैं। मैं बड़ी अकेली हूं, लेकिन लगता है कि मुझे आपके रूप में दोस्त मिल गया है। दोस्त तो बन ही सकते हैं, उम्र की सीमा इसमें बाधा नहीं डाल सकती। एक उम्र के बाद 2 ही रूप होते हैं, आदमी और औरत का, और कुछ नहीं। तुम तो दार्शनिक हो। इतनी बड़ी बात कहां से सीखी? कुछ गलत कहा हो तो बताओ। उम्र कहां से आ गई? आप पुरुष हैं और मैं स्त्री, इसके अलावा कुछ और है क्या? मैं चुप रहा। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब मैं और आप अब दोस्त हैं। हाँ, देखते हैं कि इस दोस्ती में क्या मिलता है। मेरे कम दोस्त हैं, लेकिन जो है उनके लिए जान हाजिर है। किसी के लिए तो गोली भी खाई है। बहादुर है। पता नहीं क्या हूं, लेकिन जो हूं सो हूं। मुझे चाय पीनी है, आपको पीनी है? हाँ, मैं भी पी लूंगा। मैं बना कर लाती हूं। वो चाय बनाने किचन में चली गई। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसके पीछे किचन में आया। मुझे आया देखकर वो बोली कि आपको अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे पीछे चले आए हैं। मैंने कहा कि तुम औरतों को भगवान ने 6ठी इंद्रिया दी है।
तभी तो सामने वाले के मन की बात जान लेती हो। मेरी बात सुनकर वो हंस दी। तभी जोर से बिजली कड़की। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगा कि सारा मकान हिल गया हो। वो घबरा कर मुझसे गले लग गई। हम दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे, फिर वो मेरे से छिटक कर अलग हो गई। इसी समय जोर से बारिश शुरू हो गई। जोरदार बारिश के साथ बार बार बिजली कड़क रही थी। इसी समय बिजली भी चली गई, लेकिन थोड़ी देर में आ गई। मैंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, वो ऐसे समय पर पावर बैकअप देते हैं। बिजली के दोबारा आ जाने से उसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई। वो चाय बनाने में दोबारा लग गई। मैं उसे काम करते देखता रहा। चाय बनाकर कपों को प्लेट में रखकर वो कमरे में चल दी। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। वो चाय की प्लेट बिस्तर पर रखकर रजाई में घुस गई। मैं भी अपना कप उठाकर अपने बिस्तर में आ गया। चाय पीते पीते हम दोनों बात करते रहे। मैंने कहा कि तुम चाय भी बढ़िया बनाती हो। उसने कहा कि प्रशंसा के लिए धन्यवाद। इसके बाद उसने कहा कि मुझे रात में डर लगता है, क्यों नहीं आप ऊपर आकर सोते। मैंने कहा कि मैं यही सही हूं। इसके बाद वो चाय के कप किचन में रखने चली गई। मैं लेटा हुआ सोचता रहा कि सुबह क्या होगा। रात को जब ये होटल नहीं लौटी होगी तो होटल वालों ने पुलिस को रिपोर्ट करी होगी। सुबह पुलिस इसे ढूंढती हुई यहां जरूर आएगी। वो जब किचन से आकर लेट गई तब मैंने पूछा कि तुम किस होटल में ठहरी हुई थी। उसने कहा कि होटल नहीं, रिसोर्ट है ऊपर, रॉयल रिट्रीट। इसके बाद मैं सो गया। रात को मैंने करवट बदलनी चाहिए तो लगा कि साथ में कोई और लेटा है। आंख खोली तो देखा कि वो नीचे आकर लेटी हुई थी। मैंने उसे उठाकर फिर से बेड पर लिटा दिया। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है, आप यही लेट जाओ। मैंने उठने की कोशिश नहीं की और एक किनारे पर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। सुबह के समय मेरी नींद खुली तो देखा कि वो आराम से सो रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर मुझे उस पर प्यार आ रहा था। तभी उसकी आंख खुल गई और उसने कहा कि मेरे से आपको इतना डर क्यों लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पड़ा रहा है। मैंने उससे कहा कि वो नहाकर तैयार हो जाए, मैं उसे उसके होटल छोड़कर आता हूं। वो लोग उसकी खोज कर रहे होंगे। इस पर उसने कहा कि उसे वहां नहीं जाना है। मैंने कहा कि जिद नहीं करते, अभी वहां चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हालत है। अगर सब कुछ सही होगा तो तुम मेरे साथ वापस आ सकती हो। उसको मेरी बात समझ में आ गई। वो बोली कि मेरे कपड़े तो गीले हैं। मैंने कहा कि मैं अभी उन्हें प्रेस से सुखा देता हूं, उसके बाद वो पहनने लायक हो जाएंगे। मैंने उसके सारे कपड़े रात को ही निचोड़ कर डाल दिए थे। वो अब तक शायद सूख गए होंगे। कपड़ों को देखा तो वो सूख गए थे। मैंने उनको प्रेस किया और उनको उसे पहनने के लिए दे दिया। वो जब कपड़े पहनकर आ गई तो मैंने उसे समझाया कि वो वहां जाकर ये कहेगी कि वो रास्ता भूल गई थी और मेरे पास पहुंच गई थी। उसे किसी भी हालत में आत्महत्या की बात नहीं करनी है, नहीं तो पुलिस उस पर आत्महत्या का केस कर देगी। उसने सहमति में सर हिलाया। मैंने अपनी जीप निकाली और उसको साथ लेकर उसके रिसोर्ट की तरफ चल दिया। 20 मिनट में हम वहां पहुंच गए। वहां पर जाकर पता चला कि अभी तक किसी को उसके लापता होने का पता नहीं था। मैंने चैन की सांस ली। मैंने उससे कहा कि वह जहां भी फोन करना चाहती है वहां फोन करके बता दे कि वह यहां से चेकआउट कर रही है। रिसोर्ट को एडवांस पेमेंट किया हुआ था, इसलिए कुछ देना नहीं था। उसने वहां के फोन से शायद घर पर फोन करके कहा कि वो यहां से चेकआउट कर रही है और अपने किसी दोस्त के साथ जा रही है। वहां पर फोन नहीं है, वो खुद ही फोन करेगी कुछ दिनों के बाद। इसके बाद उसने अपना सामान निकालकर मेरी गाड़ी में रखा और हम दोनों घर के लिए वापस चल दिए। रास्ते में उसने मुझसे पूछा कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा है। मैंने कहा कि कल सबसे पहले मैंने तुम्हारा नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने बताया नहीं था। अब बता दो अगर परेशानी ना हो तो। उसने हंसकर कहा कि आप हर बात को ऐसे ही घुमा देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, लेकिन जो लोग ज्यादा अकड़ दिखाते हैं उनसे ऐसा करना पड़ता है। इस पर वो बोली कि मेरा नाम शिवानी है। आपका नाम क्या है? मैंने कहा कि मुझे पंकज कहते हैं।
ये कहकर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने भी अपना हाथ बढ़ाकर हैंडशेक किया। हम दोनों हंसने लगे। उसने कहा कि आप पर हंसी जंचती नहीं है। मैंने पूछा कि शिवानी कहाँ की रहने वाली हो? उसने कहा कि दिल्ली की। मैंने कहा कि मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं। उसने कहा कि अच्छी गुजरेगी दो दिल्ली वालों के बीच। उसका सामान काफी था। उसे देखकर मैंने पूछा कि कितने दिन बिताने आई थी यहां पर। उसने कहा कि पता नहीं, लेकिन 2-3 महीने से पहले तो नहीं जाने वाली थी। कहानी जारी रहेगी।